अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर व खैरियत से होंगे। आज जो है अपना एक बोर्ड एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सेल्फ इंडक्शन, और साथ ही साथ जो है हमने ये छोटे से फॉर्मूले की डेरिवेशन करनी है और इसके लिए भी करनी है। देखो टॉपिक बहुत आसान है और ये लॉन्ग के अंदर पूछा जाता है, तो अगर वीडियो देख लेते हो तो लॉन्ग में आपका एक सवाल जो है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो समझते हैं कि सेल्फ इंडक्शन आखिर होती क्या है। देखो भाई, सेल्फ इंडक्शन आपके पास क्या है कि आपके पास इस कॉइल में से जो है वो करंट पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? इस कॉइल में करंट पास हो रहा है। जब इस करंट के अंदर चेंज आएगा तो आपको पता है करंट है तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो करंट में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी चेंज आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से आपके पास कॉइल में क्या पैदा हो जाएगी? आपके पास कॉइल में पैदा हो जाएगी ईएमएफ, और इसी सेम कॉइल में पैदा हो रही है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या? अपने अंदर खुद ही जो है इसने चीज़ को पैदा कर लिया। ठीक है, हुआ क्या ज़रा ये समझो। आपके पास करंट था, ठीक है, करंट में आया चेंज। करंट में चेंज आया तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी चेंज आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से आपके पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो गया। कहाँ पैदा हुआ? इसी कॉइल के अंदर। इसी चीज़ को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। अब देखो बात समझ आ गई है, मगर कॉन्सेप्ट का फील नहीं आया। कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जाके समझते हैं और थोड़ा सा इस पर टाइम लगाते हैं। देखो भाई, आपके पास जो है वो कॉइल यहाँ पर गिवन है, ये आपकी हो गई कॉइल, सही है। कॉइल के अंदर यहाँ पर टर्न्स मौजूद हैं जिसे हम बोल देते हैं एन, सही है। यहाँ पर हमने एसी पावर सोर्स लगाई है। देखो जब भी ये इस तरह से बना हुआ हो इसका मतलब है पावर सोर्स क्या है? एसी पावर सोर्स है आपके पास, ठीक है। अब एसी पावर सोर्स हो गई। अब होता क्या है? देखो पावर सोर्स है तो बेशक इसके अंदर क्या होगा? करंट होगा। अब करंट के आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल के अंदर पैदा होगी। देखो ज़रा यहाँ पर सुनो, हमने इस चीज़ को पढ़ा था ना पीछे टॉपिक के अंदर कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास होगा तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द आपके पास क्या पैदा हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी जो सर्कुलर फॉर्म में होगी, सही। लेकिन यहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? जरा इसको समझ लो, क्योंकि अगर इसको समझ लिया तो बात जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। करंट आ रहा है इसके अंदर, आ रहा है बिल्कुल। देखो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। सेंटर में क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रेट होगी। जैसे जैसे सेंटर से ऊपर की तरफ जाओगे तो कर्व होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी? कर्व होना आपके पास शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे नीचे की तरफ आओगे तो भी आपके पास फील्ड कर्व होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे देखो मैं यूं नीचे आ रहा हूं, यहां भी फील्ड कर्व होना शुरू हो गई। सेंटर में स्ट्रेट रही, बाकी जैसे जैसे ऊपर गए तो ऊपर की तरफ कर्व होना, नीचे की तरफ कर्व होना शुरू हो गई। अच्छा, वहां पर वो स्ट्रेट था कंडक्टर, तो इसीलिए वहां सर्कुलर फॉर्म आई। यहां पर क्या हुआ है? कॉइल को आपने घुमाया हुआ है, यानी इसी को मुड़ाया हुआ है कॉइल को। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो ये आपका हो गया नॉर्थ। ये देखो ये तो एन नंबर ऑफ टर्न के लिए, लेकिन ये नॉर्थ के लिए लिख रहा हूं। और ये आपका हो गया साउथ, सही है। अब हो क्या रहा है जरा ये देखो। मैं क्या करता हूं, मैं इसमें लगा देता हूं एक रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है? आपका जो रेजिस्टेंस होती है इसको कम ज़्यादा करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रियोस्टेट है, इसमें यहाँ पर ये एक नॉब लगी हुई होगी, जिसे मैं घुमाऊंगा तो कम हो जाएगा और मैं पीछे घुमाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में V = IR, यानी अगर आप रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करने की वजह से करंट में चेंज आएगा। अब करंट में आप चेंज कैसे लाओगे? देखो करंट में चेंज लाने के लिए आप क्या करोगे? करंट में चेंज लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है वो कभी रेजिस्टेंस बढ़ा दो। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो करंट बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझो, आपके पास 1 सेकंड में एक जो है वो कूलम करंट गुजरा, 1 कूलम चार्ज गुजरा, तो करंट अभी कम है। लेकिन 1 सेकंड में अगली बार 5 कूलम का चार्ज गुजरा, तो यानी अब करंट ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से हम करंट को कम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इस कॉइल के अंदर। चलो ये बात समझ आ गई कि कॉइल में करंट को कम ज़्यादा हम कैसे कर रहे हैं। देखो अब मैंने कॉइल में क्या किया? करंट को कम ज़्यादा किया। कभी कॉइल में करंट को बढ़ाया, कभी कॉइल में करंट को कम किया, तो यानी करंट में क्या आया? चेंज आया, है ना। तो करंट में चेंज आया तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। ज़रा यहाँ देखो, देखो जब मैं करंट कम कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? हमारी करीब आ जाएगी कंडक्टर के। जब मैं करंट को बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो इसी तरह मैं कम ज़्यादा करता रहूँ करंट को, तो मैग्नेटिक फील्ड यूँ इर्द गिर्द घूमती रहेगी
इसको देखो ज़रा, इसको समझो। देखो ये मेरे पास मेरा कंडक्टर बना हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने करंट को बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, कम किया, कम हो गई। देखो करंट बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज़्यादा हो रही है। बात क्लियर हुई ना। तो जब मैं करंट को कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आने की वजह से इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, सेम कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। या इसके अंदर और इंड्यूस करंट भी पैदा होगा। जब इंड्यूस ईएमएफ आ गया तो इंड्यूस्ड करंट भी आना चाहिए। सही है, समझ में आई बात, क्या हुआ, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट का फील आ गया कि कैसे चीज़ों ने काम किया और कैसे जो है वो क्या हुआ। तो यही काम जो है आपके पास हो रहा होता है सेल्फ इंडक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये सेल्फ इंडक्शन हो गई। अब देखो इस चीज़ का फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं और ये एल क्या है इसको देखते हैं। देखो हम जो है ना डेरिवेशन करते वक्त सबसे सिंपलेस्ट केस लेते हैं, फिर उसको जो है वो हार्ड कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी इस 1 टन को ले रहा हूँ। अभी मेरे पास टन की वैल्यू क्या है, n = 1। पहले इस पर क्या आ रही है L की वैल्यू, या इस पर क्या करंट आ रहा है, इसको निकाल लेते हैं। फिर n मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सारे जो टन्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट देख लेंगे। अब ज़रा बात सुनो, मेरे पास 1000 रुपये हैं, एक बंदे को मैं दे रहा हूँ तो कितने दे रहा हूँ, 1000। तो 10 बंदों को कितने दूंगा, आपको पता चल जाएगा ना। आप 10 बंदों को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे कि 10 बंदों को कितना मिल रहा है। तो इसी तरह से मैं करंट पहले इसके लिए निकाल लेता हूँ, फिर जितने भी टर्न्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या करंट सबके लिए आ रहा है पता चल जाएगा। तो परेशान होने वाली बात होती भी नहीं है और परेशान आपने होना भी नहीं होता। सही है, तो यहाँ लिखो टेक आ सिंगल टन, सिंगल टन, या टेक आ 1 टन लिख लो ताकि आपको आसान हो जाए। चलो अब ये बात आ गई, बात समझ। अब देखो हमारा जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स में चेंज होने, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पर ना। हमारा करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट कम ज़्यादा कब हो रहा है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड कह लो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अलग अलग क्यों, देखो जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया में से गुजर रही होती है ना, तो हम उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा आपके पास करंट होगा। बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, n नंबर ऑफ टन के लिए ले लेते हैं। अभी तो एक की बात कर रहे हैं ना, n यानी टोटल टन्स। तो टोटल टन्स की बात कर लेते हैं, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी सिग्मा n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i, ठीक है। अब आप बताओ क्या हम इस तरह की एक्सप्रेशन छोड़ते हैं फिजिक्स के अंदर, नहीं, हम इक्वेशन की तरफ जाते हैं क्योंकि हमें एक्सप्रेशन नहीं देनी, इक्वेशन देनी है। तो देखो अब हम यहाँ पर कांस्टेंट लाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए। कांस्टेंट के ऊपर मैं बात करता हूँ, पहले इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये हो गया n सिग्मा = Li। अब L के लिए सेट करा देते हैं और ये चीज़ बना लेते हैं, L = n सिग्मा I। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्शन। अब देखो सेल्फ इंडक्शन का ये फॉर्मूला आपको बता क्या रहा है, इस चीज़ को देख लो। सेल्फ इंडक्शन का ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा होगी अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लोगे उतनी ज़्यादा सेल्फ इंडक्शन होगी और उतने ही ज़्यादा आपके पास ईएमएफ पैदा होगा। सही, सिंपल सी बात है। अगर बिरयानी ज़्यादा बनानी है तो ज़्यादा चावल लेने पड़ेंगे, ज़्यादा गोश्त, ज़्यादा मसाले। अच्छा, जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतनी ही ज़्यादा सेल्फ इंडक्शन होगी। एक और बात समझ आ गई, और करंट के इन्वर्सली आ गया। ये फॉर्मूला आपका आ गया। आप इस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हियर वी इंट्रोड्यूस फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ, क्योंकि देखो आप ये समझ गए हो ना, यहाँ पर ये आ रहा है एप्सिलॉन, इससे बात समझ आ रही है। देखो अब हमारे पास फैराडे लॉ क्या होता है, फैराडे लॉ कहता है आपके पास कि आपके पास जो फ्लक्स में चेंज आना है, मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ है, वो टर्न्स पे डिपेंड करता है, चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है चेंज इन टाइम। अब देखो आप पता क्या करो, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला, ये तो अभी आपने चेंज के लिए नहीं लिखा ना, इसे चेंज के लिए लिख दो। यानी सिग्मा के लिए सेट करा दो
और फाई के लिए सेट करा दो, ये सिग्मा निकल रहा है, ये फाई है बेसिकली, ठीक है। और साथ ही साथ एल कह दो, आई कह दो और एन को यहाँ पे लाके डिवाइड करा दो। कुछ नहीं किया। अच्छा, चेंज ऑफ फ्लक्स, जब आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज होना चाहिए, सही। चेंज के लिए लिख दिया मैंने फॉर्मूले को, चेंज के लिए नोट डाउन कर दिया। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। देखो ना, ये डेल्टा फ्लक्स है तो यहाँ पुट हो जाएगा। तो आपका क्या फॉर्मूला आया, ये लिख लो चाहो तो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 फिर मैं पुट किया तो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। तो ये क्या बन जाएगा आपका, -n और डेल्टा टी, देखो -n और डेल्टा टी आ गया। और फिर ये पुट हो गया तो L डेल्टा I अपॉन n, ठीक है। सिंपल है, n से n कैंसिल हो गया और फिर ये आपका आ गया -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। चाहो तो इसे आप ये भी लिख सकते हो, Q भी, ये Q तो नहीं बन रहा बल्कि, ठीक है, 1/Q हो जाएगा, सही। तो ये आपका बेसिकली, हमें तो ये ड्राइव करना था ना, ये हमारा जो है वो आ गया। अब देखो मेरी बात सुनो, ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ जब ज़्यादा पैदा होगा, इंड्यूस ईएमएफ कब ज़्यादा पैदा होगा, जब ज़्यादा पैदा होगा जब टाइम के रिस्पेक्ट से ज़्यादा चेंज आएगा करंट में। बात समझ आ रही है? देखो यहाँ पर तो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास किसके लिए डिपेंड कर रहा होता था, यहाँ पर फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा होता था, मगर यहाँ पर हमने करंट के लिए निकाल लिया है। तो क्या पता चल रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ आपके पास जब ज़्यादा पैदा होगा जब आपके पास जो है वो चेंज ज़्यादा आ रहा होगा करंट में, टाइम के रिस्पेक्ट से, या करंट में कम ज़्यादा हो रहा होगा। बात समझ आ गई? अच्छा, यूनिट इसका देख लो, यूनिट इसका होता है वोल्ट पर एम्पियर मीटर, ठीक है। क्योंकि यह सेल्फ इंडक्शन का यूनिट यानी मैं लेंथ का यूनिट बता रहा हूँ बेसिकली, इसका यूनिट भी आपको इसके आने चाहिए, वरना यूनिट ना आए ना तो फिर बड़ी जो है ना मुश्किल का सामना करते हैं। अच्छा, अब ज़रा हम किताबी बात भी पढ़ लेते हैं और मैं बुक का पेज नंबर आपको बता देता हूँ ताकि आप अगर बुक से स्टडी करना चाहो तो बुक से भी इसे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अच्छा, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैन एन, मैं बुक का पेज नंबर आपके लिए निकाल लेता हूँ ताकि आप लोगों को ना बुक का पेज नंबर बता दूँ ताकि आप इसे ख़ुद भी स्टडी कर लो, ख़ुद भी रीड आउट कर लो। हाँ, बुक का पेज नंबर है 82 और बाकी हमारे काम तो हो गए हैं। यूनिट इसका लिख लेना वोल्ट पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। वोल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, एल का यूनिट है आपके पास वोल्ट, एम्पेयर पर सेकेंड, ठीक है। पर एम्पेयर पर मीटर नहीं है, पर एम्पेयर पर सेकेंड है। अच्छा, अब देखो क्या कह रहे हैं, किताबी बात पढ़ लेना ताकि समझ में आ जाए। अब जो मैंने चीज़ पढ़ाई है उसी को दिमाग में रखना, पूरा कॉन्सेप्ट आपको जो है वो वाजे हो जाएगा। When an electric current pass through coil, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ कॉइल से, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, हमने देख ली, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई ना आपकी बीटा बी, सॉरी। इफ द करंट इज इन द कॉइल चेंजेस, फिर कॉइल में करंट चेंज करा हमने, आइदर इंक्रीजिंग, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज होना चाहिए बस। द मैग्नेटिक फ्लक्स विद इन द कॉइल ऑल्सो चेंजेस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हुआ, चाहे उसे डेल्टा पी कह लो या डेल्टा साई कह लो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आना शुरू हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है। तो ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंगली एज अ रिजल्ट, तो फिर इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जब करंट में चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड। इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ या इंड्यूस करंट पैदा हुआ, कहाँ पर हुआ, सेम कॉइल में, सेम ही कॉइल में पैदा हुआ ना बच्चों, तो इसीलिए इसे हमने कहा दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेल्फ इंडक्शन। अगर दूसरे कॉइल में पैदा हो जाता ना तो इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, मतलब इधर चेंज आने से उधर कुछ पैदा होता तो ये म्यूचुअल होती, लेकिन इसी में चेंज हुआ, इसी में पैदा हुई चीज़, तो इसलिए सेल्फ इंडक्शन हो गई। तो आई होप मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसको यहीं तक रखते हैं, अगर ना समझ में आया हो तो पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।